नमस्कार। देश दुनिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुधा शर्मा। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें, दुनिया वैश्विक महामारी कोरोना के कहर से लगातार जूझ रही है। इस वायरस से अब तक तकरीबन 1,90,000 लोगों की मौत हो चुकी है और तकरीबन 27 लाख लोग संक्रमित हैं, जबकि 7,17,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावित देश अमेरिका में है, जहां मृतकों की संख्या लगभग 50,000 हो चुकी है। ये भी आपको बता दें कि 8,48,000 से ज्यादा लोग यहां संक्रमित हैं। कोरोना की मार की वजह से अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 3,176 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही यहां पर मरने वालों की संख्या का आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं चीन की। आपको बता दें कि चीन ने भारत को मेडिकल सप्लाई भेजने के लिए ग्रीन चैनल को ओपन कर दिया है। इसका मतलब अब भारत के कार्गो प्लेन मेडिकल आपूर्ति लेकर आ सकेंगे। इस मेडिकल सप्लाई में पीपीई, वेंटिलेटर और टेस्टिंग किट शामिल हैं। भारत ने इससे पहले भी चीन से पीपीई किट का आयात किया है। भारत में चीन के राजदूत ने ट्वीट करके कहा है कि चीन ने महामारी के दौरान इंडियन एयर कार्गो के लिए ग्रीन चैनल को खोल दिया है और मेडिकल सप्लाई से भरे लगभग 35 से 45 कार्गो प्लेन को मंजूरी दे दी है, जो कि जरूरत के वक्त भारत में पीपीई, वेंटिलेटर और टेस्टिंग किट को भेज सकते हैं। हम कोविड-19 महामारी से लड़ाई में भारत का साथ देना जारी रखेंगे। तो ये तमाम बातें कही हैं चीन के राजदूत ने। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं अमेरिका की। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप के साथ विवादों में चल रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन को चंदा देने पर बैन लगाने के बाद अब चीन ने मदद की राशि बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। चीन ने कहा है कि वो कोरोना वायरस के वैश्विक महासंकट से निपटने के लिए WHO को $3 करोड़ की अतिरिक्त राशि दान करेगा। इससे पहले चीन ने WHO को $2 करोड़ दिए थे। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि चीन ने WHO को $3 करोड़ अतिरिक्त दान देने का फैसला किया है। ये राशि पहले दी गई $2 करोड़ की राशि से अलग होगी। इसका मकसद कोरोना वायरस के खिलाफ वैश्विक जंग में सहायता देना और विकासशील देशों के हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना है। और वहीं कोरोना वायरस महामारी से जूझने के दौरान भी अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ईरान की सेना के सर्वोच्च अंग रेवोल्यूशनरी गार्ड के मुखिया जनरल हुसैन सलामी ने धमकी दी है। उन्होंने अपने सुरक्षा बलों को अमेरिकी नौसेना को घातक हमला करने के आदेश दे दिए हैं। ईरानी कमांडर ने ये बात अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की तरफ से ईरानी नौकाओं को डुबोने की धमकी देने वाले ट्वीट के एक दिन के बाद कही है। इसके अलावा ईरान ने स्विस राजदूत को भी अलग से समन जारी किया है, जो ईरान में अमेरिकी प्रतिनिधि की भूमिका निभा रही हैं। दोनों देशों के बीच महीनों से चल रहे हमलों के बीच आई ट्रंप की धमकी को लेकर ईरान ने स्विस राजदूत से शिकायत भी दर्ज कराई है। और खबरों में आगे बढ़ जाते हैं। आपको बता दें कि पूरी विश्व की अगर हम बात करें तो यहाँ कोरोना महामारी लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए देश में लॉकडाउन है। वहीं मुस्लिम समुदाय का पाक महीना रमजान भी शुरू हो चुका है। लॉकडाउन के चलते इस बार खास ख्याल रखा जा रहा है। हैदराबाद में मुस्लिम धर्म गुरु ने रमजान में घरों में ही रहकर यहां अपील की है कि लोग नमाज अदा करें। ये भी आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि आज इस महामारी की चपेट में पूरा विश्व है, इसलिए हमें इससे निपटने के लिए लॉकडाउन का पालन करना जरूरी है और तभी जाकर इस महामारी को हराया जा सकता है। इसलिए जो है हमारी गवर्नमेंट हमारी तरफ से सबके तरफ से जो है मक्का मस्जिद के अंदर जो है नमाज़ों के ऊपर भी हम पाबंदी की है। वजह यह है कि मजमा कसीर को जमा होने से इस जो है ये वायरस के फैलने के ज़्यादा इम्कानात है। इसलिए जो है पब्लिक की सेफ्टी के लिए, पब्लिक की जान और माल के लिए गवर्नमेंट ने ऐसे ऑर्डर्स ली है। अब हमको मुझे और सबको, हम लोगों को बड़ा अफसोस है इस बात का कि कल से जो है हमारे पास रमज़ान शरीफ
जो इंतहाई मुतबरिक महीना हम पर साया फिगन होने वाला है। और हम जो है हर साल गवर्नमेंट की तरफ से कई किस्म के जो है फैसिलिटीज से पब्लिक को, रोज़ेदारों को जो है फराहम करते हैं, मगर अब के साल गवर्नमेंट मंजूर कर चुकी है तमाम जो है फैसिलिटीज़, तमाम चीज़ें हमारे जो हमने चाहा गवर्नमेंट उसका कैश ग्रांट भी जो है रिलीज़ कर चुकी है। लेकिन हम जो है पब्लिक को अंदर आने की इजाज़त दे नहीं सकते, इस वास्ते कि इनके तहफ़्फ़ुज़ का सवाल है। ना हमारे पास मक्का मस्जिद में तरावी होगी और ना ही जो है इफ्तार का इंतज़ाम होगा। मैं तमाम मुसलमानों से, तमाम लोगों से, ये आप हजरात से बड़े दिल की गहराइयों से जो है बड़े बादिल नाखास्ता जो है आपसे जो है गुजारिश करता हूँ कि अपने अपने घरों में नमाज़ पढ़िए, अपने अपने घरों में तरावी पढ़िए। और वहीं राजधानी दिल्ली की अगर बात की जाए तो राजधानी दिल्ली के एम्स अस्पताल के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट विभाग के 40 स्वास्थ्य कर्मियों ने सेल्फ क्वारंटाइन अपने आप को कर लिया है। जानकारी ये मिल पा रही है कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग में कार्यरत 35 साल की नर्स कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं, जिसके बाद एहतियात के तौर पर नर्स के संपर्क में आने वाले डॉक्टर, नर्स और अन्य स्टाफ को क्वारंटीन कर दिया गया है। इन सभी का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर, जहां पर 40 स्वास्थ्य कर्मियों ने खुद को क्वारंटीन कर लिया है। ये भी आपको बता दें कि यहां पर एक नर्स कोरोना पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद ये फैसला किया गया है। और खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं राजनीति की। जी हां, आपको बता दें कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता रोकने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि मोदी सरकार का फैसला असंवेदनशील और अमानवीय है। उन्होंने ट्वीट किया है कि लाखों करोड़ की बुलेट ट्रेन परियोजना और केंद्रीय विस्ता सौंदर्यीकरण परियोजना को निलंबित करने की बजाय कोरोना से जूझ रही जनता की सेवा कर रहे केंद्रीय कर्मचारियों, पेंशन भोगियों और देश के जवानों का महंगाई भत्ता काटना सरकार का सही फैसला नहीं है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। जी हां, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से एक बड़ी खबर आ रही है। इसके बारे में जानकारी हम आप तक पहुंचाना चाहेंगे, किस तरह से यहां पर एक घटनाक्रम देखने को मिला है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से बड़ी खबर इस वक्त मिल पा रही है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद को सस्पेंड कर दिया है। जमात में शामिल हुए थे प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद, और ये भी आपको बता दें कि जानकारी छुपाने को लेकर प्रोफेसर पर कार्रवाई की गई है। तो प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर मिल पा रही है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से ये खबर है कि यहां पर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ने प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया है। ये भी आपको बता दें कि जमात में ये शामिल हुए थे। जानकारी छुपाने को लेकर प्रोफेसर शाहिद पर ये कार्रवाई की गई है। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी खबर ANB न्यूज के माध्यम से हम आप तक पहुंचा रही हैं। प्रोफेसर शाहिद को सस्पेंड कर दिया गया है। जमात में शामिल हुए थे प्रोफेसर शाहिद। ये भी आपको बता दें कि उनके ऊपर जानकारी छुपाने के आरोप लगे हैं। और जैसा कि पहले जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है, किस तरह से राहुल गांधी ने कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, केंद्र सरकार के ऊपर निशाना साधा। और इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता संबित पात्रा ने कांग्रेस के नेता राहुल गांधी पर महंगाई भत्ता कटौती पर दिए गए बयान को लेकर पलटवार किया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। एक नेगेटिव पॉलिटिक्स, एक नकारात्मक राजनीति करते हैं। उनके पास किसी भी विषय का समाधान नहीं है, मगर हर दिन राजनीति करके समस्या खड़ी करने का प्रयास करते हैं। आप देखिए, जहां तक इकोनॉमिक पैकेज का सवाल है, मोदी सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति के लिए चिंता की है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो मजलूम हो, चाहे वो किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे डिसेबल हो, चाहे सीनियर सिटीजन हो, सबके अकाउंट में पैसे पहुंचे हैं। 33 करोड़ जनता तक 32,000 करोड़ रुपए DBT के माध्यम से पहुंचा दिए गए हैं। और आज के तारीख में लगभग 40 करोड़ जनता तक मुफ्त राशन पहुंच गई है। करोड़ों लोगों तक मुफ्त में सिलेंडर पहुंच रही है। ये सब अच्छाइयां राहुल गांधी जी को दिख नहीं रही है। कहीं ना कहीं देश में अफरा तफरी का माहौल कैसे बने, इसके भरसक प्रयत्न में कांग्रेस पार्टी लगी हुई है। हम इसकी निंदा करते हैं, और जिनके पास समाधान नहीं हो उनको कम से कम समस्या खड़ा नहीं करना चाहिए।
और वहीं देश में रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इस्लाम में रमज़ान के महीने का खास महत्व है। वहीं कोरोना के खतरे को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन जारी है और लोगों से घरों में ही नमाज अदा करने की अपील की जा रही है। राजधानी दिल्ली में दिल्ली पुलिस के पीआरओ रंधावा ने दिल्ली वासियों से अपील की है। उन्होंने कहा है कि सभी सरकार की गाइडलाइंस का पालन करें, घर से बाहर ना निकलें और घर पर ही रहकर नमाज अदा करें। रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है और मैं तमाम दिल्ली वासियों को रमज़ान पे मुबारकबाद देना चाहूँगा और इसके साथ साथ ये अपील भी करना चाहूँगा कि जो रमज़ान में फास्टिंग, रोज़े और प्रेयर्स हैं उसके दौरान आप घर में रहें, घर से बाहर मत निकलें और लॉकडाउन की वायलेशन ना करें। नमाज घर में अदा करें और सहरी भी घर में ही लें, बाहर ना निकलें और किसी भी तरह की जो गाइडलाइंस है उसका वायलेशन ना करें। और इसके साथ साथ ही जो अजान है वो एज पर एनजीटी गाइडलाइंस वो परमिटेड है और उसमें एक जो एनजीटी की गाइडलाइंस है उसको फॉलो करें और आप दिल्ली पुलिस का सहयोग करें जो कोविड-19 की चेन को ब्रेक करने के लिए और इस वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए जिस प्रकार अभी आप दिल्ली पुलिस का सहयोग करते आ रहे हैं, मैं आशा करता हूं कि इसी तरह आप सहयोग करें और इसमें आप घर से बाहर ना निकलें। और जैसा कि जानकारी हमने आप तक पहुंचाई है कि दुनिया भर में आज से रमज़ान का पवित्र महीना शुरू हो चुका है। इस्लाम में रमज़ान के महीने का खास महत्व है। ये भी आपको बता दें कि अमूमन रमज़ान के महीने में मुस्लिम सूरज उगने से लेकर शाम ढलने तक उपवास रखते हैं और उसके बाद पूरा परिवार बैठकर व्रत को खोलता है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन जारी है। वहीं लॉकडाउन का असर रमज़ान पर भी पड़ेगा। इसको लेकर राजधानी दिल्ली के मुस्लिम समुदाय के लोगों के रिएक्शंस आए हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए। जो मतलब इसेंशियल आइटम्स हैं वो सब मिल रहे हैं, लेकिन बेसिकली साफ हो गया है। लोगों ने कुछ पैनिक शॉपिंग की है, मतलब साफ है मामला। हाँ, कम है चीजें। जी जी। क्या सबसे ज्यादा जो है घर पे ही खोलेंगे, घर पे मनाएंगे और नमाज भी घर पे पढ़ेंगे जैसे कि सरकार ने कहा है और हमारे जो उलमा उन्होंने भी कहा है कि जो है ये बहुत भयानक बीमारी है, किसी को भी टच करके या कहीं भी लग सकती है। तो इसलिए बेहतर यही है आपके लिए, सबके लिए, पूरे हिंदुस्तान के लिए, पूरी दुनिया के लिए कि आप घरों में पढ़ें और अपने आप को घर में ही क्या कहते हैं सेल्फ आइसोलेट करें। और वहीं हरियाणा की अगर बात की जाए तो हरियाणा पुलिस महानिदेशक मनोज यादव ने सभी जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश देते हुए कहा है कि वो चालू रबी सीजन के दौरान प्रदेश की सभी अनाज मंडियों और खरीद केंद्रों पर पड़ोसी राज्यों से गेहूं और सरसों की आवक पर रोक लगाने के लिए आवश्यक कार्रवाई अमल में लाएं। सभी पुलिस आयुक्तों और जिला पुलिस अधीक्षकों को जारी करते हुए आदेश डीजीपी ने कहा है कि अंतर राज्य सीमाओं पर स्थित सभी नाकों पर प्रभावी प्रवर्तन सुनिश्चित करते हुए सभी अधिकारी पड़ोसी राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश, राजस्थान और पंजाब से गेहूं और सरसों की फसल को प्रदेश में आने की अनुमति प्रदान न करें। उन्होंने बताया है कि राज्य सरकार ने पड़ोसी राज्यों से हरियाणा की मंडियों में रबी फसल के प्रवेश की अनुमति नहीं देने का फैसला किया है। सरकारी निर्देशों के अनुसार राज्य के किसानों को उनके पंजीकृत मोबाइल नंबर्स पर एसएमएस भेजकर अपनी उपज के साथ मंडियों में पहुंचने के लिए कहा गया है। और वहीं पूरी दुनिया कोरोना वायरस के संकट का सामना कर रही है। कोरोना वायरस के कारण जारी लॉकडाउन की वजह से कुछ हद तक हिंसक अपराधों में कमी आई है, लेकिन इसी वजह से घरेलू हिंसा में तेजी भी देखने को मिल रही है। लॉकडाउन में जहां लोगों के दिलों की दूरियां कम होनी चाहिए थी, वहीं पति और पत्नी के बीच में दूरियां बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ड्यूरिंग लॉकडाउन की बात कर रहे हैं, ये कोरोना वायरस जो महामारी फैली हुई है, सरकारों ने जो लॉकडाउन किया और बहुत अच्छा किया हुआ है, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत बढ़ गई है। पूरी मेल कम्युनिटी इस टाइम घर पे बैठी हुई है, तो औरतों के साथ बहुत ज़्यादा हिंसा हो रही है। हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया 7814103253। वो अभी हमारा पहले से ही एक हेल्पलाइन नंबर तो कमीशन का था ही, जो हमारी वुमेन कमीशन की वेबसाइट पे है,
पर हमने एक ऑलरेडी हेल्पलाइन नंबर और 4 दिन पहले किया कि लोगों को और ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटीज़ हम कमीशन दे सके, उन्हें हम सुरक्षा मुहैया करा सके। तो आफ्टर ये नंबर लॉन्च करने के बाद या देने के बाद हमने मीडिया वाला को भी दिया, हमने अपनी फेसबुक पे भी डाला, व्हाट्सएप के थ्रू भी मैसेज सेपरेट किया। तो हमें 30 से 40 फ़ोन कॉल्स डेली की आ रही हैं डोमेस्टिक वायलेंस की। तो लॉकडाउन के बाद सिर्फ ये वायलेंस की कंप्लेंट्स आ रही हैं और ज़्यादातर जॉइंट फैमिली में से जलंधर से बहुत कॉल्स आ रही हैं, लुधियाना से बहुत कॉल आ रही हैं, मोहाली से बहुत कॉल आ रही हैं। मोहाली से एक बड़ी हाई क्वालिफाइड लेक्चरर का हमें फ़ोन आया कि उसका हस्बैंड उसे कोरोना कह के बुला रहा है और उसे बोल रहा है कि तू अब तक मरी क्यों नहीं। जो ये चीज़ें अभी लॉकडाउन की वजह से हो रही हैं उनके बारे में अगर आप विस्तार से बात करते हैं तो उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है कि लॉकडाउन की वजह से लोग घर पे रह रहे हैं और घर पे रहने की वजह से फ्रस्ट्रेशंस, एंगर, एंग्जाइटी और ऐसे साइकेट्रिक जो प्रॉब्लम्स हैं वो बढ़ रही हैं। सो जब वो चीज़ें बढ़ रही हैं तो उसकी कहीं ना कहीं वेंटिलेशन जो है वो वायलेंस के माध्यम से, कुछ जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो उसकी वजह से वो वायलेंस, चाहे वो बच्चों को लेके वायलेंस है, बच्चों पे उनकी गाज गिर रही है, चाहे वो अपने स्पाउस पे हो रहा है, तो इन चीज़ों की जो एक वेंटिलेशन है उसका एक माध्यम सैडली इंडिया के अंदर जो है दैट इज दिस फिजिकल वायलेंस और वर्बल वायलेंस टू द फैमिली मेंबर्स। तो इसके अंदर अभी क्या है कि डिप्रेशन, एंग्जाइटी, साइकोसिस, ऐसी चीजें जो हैं अभी उभर के आ रही हैं। और दूसरी बात यह है कि इन चीजों के ट्रीटमेंट के लिए वो लोग कहीं जा भी नहीं पा रहे, डॉक्टर के पास सलाह भी नहीं ले पा रहे। तो ये कारण है कि इन जो चीजों की अभी ये उभर के चीजें आ रही हैं और कुछ अभी मैं न्यूज में देख रहा था कि करीबन 20% केसेस जो वायलेंस के हैं वो बढ़े हैं। तो इसका सोल्यूशन क्या है? जो इसका सोल्यूशन है कि अभी हेल्पलाइन नंबर्स हमने शुरू किए हैं और इनफैक्ट मेरे इधर सेंटर का भी हेल्पलाइन नंबर है। ऐसे ही जो इंडियन साइकेट्रिक सोसाइटी है उसने भी हेल्पलाइन नंबर्स दिए हैं। तो जो लोग परामर्श अभी फिजिकली आके नहीं कर सकते हॉस्पिटल के अंदर, वो फोन पे ही टेलीफोनिकली हमसे बात करें और जो प्रॉब्लम्स हैं अपनी खुद की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करें, डिस्कस करके उनका समाधान ढूंढें। देखिए अभी हमें लॉकडाउन सरकार ने जो किया है ये सब हमारे फायदे के लिए ही किया है। और वहीं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने प्लाज्मा थेरेपी को लेकर बातचीत की है और बताया है कि ये सबसे पहले 1918 में प्रयोग में लाई गई थी। और क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। Plasma, all treatment have some risk involved. The blood has to be properly screened. There can be other transfusion related reactions which can occur, including the fluid overload and other things which are well documented for any blood transfusion that is done. And that is something that we need to keep in mind as it is for any treatment. But otherwise, having said this, in terms of treatment, it is a relatively safe form of treatment. Sir, would you call it a treatment or a preventive measure, plasma? So plasma therapy is currently a treatment. It is not given to prevent COVID-19. It's not like a vaccine. It's basically antibodies, so they give passive immunity to someone who is already having active disease, and that is how we're looking at it. Sir, how hopeful are you recently that antibody of the patients recovering is not that high? So what I'm trying to say is we will have to select patients properly. Just taking plasma from everyone who has recovered and giving it to a sick patient may not be enough. We will have to do a detailed antibody titer testing to see what is the degree of antibodies in the plasma, and then be able to say that yes, this person who has donated blood has good antibodies and it could be given. So I still feel that it needs to have rigorous research which is being done in many hospitals in India, including our hospital, before we are able to say that this is a good and effective treatment. और वहीं कोरोना वायरस को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें राज्यों को लॉकडाउन में छूट देने समेत कई मुद्दों पर विस्तार से बातचीत की गई है। आप भी सुनिए। कि सभी वर्क प्लेसेस, इंडस्ट्रीज और कमर्शियल एस्टैब्लिशमेंट्स में राष्ट्रीय निर्देश, स्टैंडर्ड हेल्थ प्रोटोकॉल, सोशल डिस्टेंसिंग आदि का पूरी तरह से अनुपालन हो।
इस पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि कंटेनमेंट जोन के बाहर जिन गतिविधियों को 24 मार्च के दिशा निर्देशों में अनुमति थी, उन उद्योगों को फिर से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं है। इस पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन औद्योगिक गतिविधियों को लॉकडाउन से पहले चलाने का लाइसेंस था, उनको फिर से लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं है। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया है कि दिशा निर्देशों के बारे में सही जानकारी इंडस्ट्रीज और फील्ड यूनिट्स तक पहुंचाएं, ताकि लॉकडाउन के जो नियम हैं उनका पालन करते हुए हम आर्थिक स्थिति को सुधार पाएं। वह बहुत स्टीप होती और हमारे केसेस बहुत ज़्यादा होते, लेकिन क्योंकि देश ने टाइमली एक्शन लिया, देश ने फोकस किया कि हम समाज के हर वर्ग को जोड़ के इसमें काम करें, तो जिसकी वजह से हमें अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं। जी, आप ऐड करें। जो आपने दूसरा प्रश्न पूछा, जो कि हमने 9,45,000 लोगों का कैसे वो किया, इसके देखिए विभिन्न पहलू हैं। पहले हम लोगों को हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री से जानकारी मिलती थी कि कितने लोग हमारे एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स और सी पोर्ट्स के माध्यम से देश में आ रहे हैं। इनकी पहले सिम्टोमेटिक जांच होती थी एयरपोर्ट पे, उनसे जो लोग निकल जाते थे, मतलब कि जो लोग हमारे अनुसार इन्फेक्शन अपने शरीर के अंदर होते हुए भी सिम्टम लेस दिख रहे थे एयरपोर्ट पे, तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने चिन्हित किया। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन से हमको डाटा मिलता था, जिस डाटा को हमको स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से शेयर करते थे, और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट से शेयर करने के बाद वो लोग उनको सर्विलेंस में रखते थे। एक दूसरा, हम लोगों को जैसे ही कम्युनिटी में कोई केस मिलता है, उस केस के हम कॉन्टैक्ट्स को चिन्हित करते हैं, चाहे वो उनके साथ हवाई जहाज में बैठ के आया हो, चाहे उनके साथ एक ही घर में रह रहा हो, चाहे उनके साथ एक समूह में रह रहा हो। तो इससे को हम एक कॉन्टैक्ट लिस्ट बनाते थे, जिसको कॉन्टैक्ट की लाइन लिस्टिंग कहते हैं। इसमें हाई रिस्क कॉन्टैक्ट्स और लो रिस्क कॉन्टैक्ट दोनों ही रहते हैं। जैसा कि आप सब लोगों ने देखा होगा, तबलीगी जमात के जो लोग थे, जो कि विभिन्न प्रदेशों में 20 से ज़्यादा प्रदेशों में गए, उनके सबके जितने भी लोग उनके संपर्क में आए, वो सब लोग हमारे कॉन्टैक्ट बने दूसरे हफ्ते के अंत में। इसमें हमारा डबलिंग टाइम जो आप देखते होंगे रोजाना, और जिससे कि आप सभी काफ़ी हद तक वो भी होते, जानकारी भी आपको मिल चुकी होगी कि हमारा डबलिंग टाइम इसमें डिक्रीज हुआ था। कारण क्योंकि जो इन्फेक्टेड लोग हमारी कम्युनिटी में आ गए थे, उन सब लोगों को अगले 14 दिन में किसी न किसी रूप में लक्षण के माध्यम से सामने आना ही था, और उनके आने के दौरान हमारा डबलिंग टाइम या हमारा केस एक सीमा से बढ़ना था। लेकिन उसी के फलस्वरूप आप अगले 2 हफ्ते में देखेंगे कि 7 से लेकर 20 अप्रैल तक हमारे इसमें हमने देखा डबलिंग टाइम में किस तरीके का इजाफा हुआ, या हमने अपने केसों को दुगना करने की रफ्तार में किस प्रकार एक रोकने और एक ब्रेक लगाने की उस पद्धति में सफलता पाई। तो ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज की तारीख में जो हमारा डबलिंग रेट 9 दिन तक पहुंच गया है, ये एक दिखाता है कि जो पेंडेमिक एक गति से तेजी से फैलाव कर रहा था दुनिया में, जिसने बहुत सारे देशों को अपने उसमें ले लिया है, वो उस पेंडेमिक पे हम किस हद तक अपने इन प्रयासों के दौरान कुछ हद तक रोक लगा पाए। तो आपने देखा किस तरह से स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोरोना वायरस को लेकर अपडेट दी गई है। खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं केंद्र सरकार की। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर कई सवाल खड़े किए, जिसे लेकर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर पलटवार करते हुए उन्हें देशद्रोही पार्टी करार दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आप भी सुनिए। देश कोरोना के विरोध में लड़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ पूरा देश खड़ा है और कोरोना के विरोध में लड़ाई हम जीत रहे हैं। ऐसे में केवल एक दल है कि जो मोदी जी से लड़ रहा है, सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। बाकी देश कोरोना के खिलाफ लड़ रहा है, कांग्रेस सरकार के खिलाफ लड़ रही है। और राहुल गांधी एक भी सकारात्मक सुझाव नहीं देते, केवल सुझाव सरकार को विरोध करने का ही और उस पर टिप्पणी करने की बात करते हैं। ये बहुत निंदनीय है। ये जनता बिल्कुल सहन नहीं करेगी। आज भी उन्होंने ट्वीट ऐसा ही किया है कि सारे कर्मचारी, सारे सेना, सारे लोग आज सरकार के साथ है और सरकार क्यों क्या कर रही है ये सब समझते हैं। देश का गरीब भी उनके साथ है और ऐसे में कांग्रेस मात्र उसका विरोध कर रही है। यही बहुत दुखद बात है और इसके खिलाफ
एक लोगों में आक्रोश है और कांग्रेस को कभी ना कभी सफाई देनी ही पड़ेगी कि इस तरह से वो जब देश पूरा कोरोना के खिलाफ संघर्ष कर रहा था वो क्यों उसके पक्ष में और सरकार के विरोध में खड़े हो गए। बाकी कोई विरोध नहीं कर रहा है, केवल राहुल गांधी और उनके गैंग। तो आपने सुना क्या कुछ कहा प्रकाश जावड़ेकर ने। साफ तौर से उनका ये कहना है कि केंद्र सरकार की तरफ से आम जनता की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को लेकर राजनीति कर रही है। और चलिए इसी के साथ फिलहाल के लिए देश दुनिया में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।